सर आ रहे हैं। हेलो साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। फोटो सर फोटो सर, सर साइड हो जाइए। फोटो सर फोटो फोटो चलिए साइड हो जाइए। फोटो फोटो सर सर आ रहे हैं। सर हेलीकॉप्टर का पंखा खराब हो गया। अरे यार घर का निकालो, उसमें लगा दो। सर एक और बात, सर प्राइवेट जेट का चक्का खराब हो गया। अरे यार गाड़ी की स्टेप नहीं है, हाँ, उसको सर। निकालो, उस लगाओ, मैं रैपिडो से आता हूँ। ओके ओके। हेलो है, अबे हेलो भाई ये भी नहीं। हेलो हाँ सिंघानिया जी, हाँ हाँ 500 करोड़ डाले तो थे, कब बढ़ गए? 250 करोड़ डाल दूंगा। मोटा मोटा भाई सकते ना। हेलो है, हेलो हाँ जी मोटा भाई, हाँ हाँ आपकी बेटी को मिल जाएगी यार, डोंट वरी जन्मदिन पे। अरे आपको नहीं कह रहा सिंघानिया जी, वो मोटा भाई ऊपर। नहीं मोटा भाई एक सेकंड। हेलो हाँ क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? किसमें, कौन से चैप्टर में, डिमांड में? अरे फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे काम बाद में, आप सीधा लेक्चर में मिलते हैं। चलो जी। प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं होती है सर। जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से माँ बाप से कोई ना कोई डिमांड चल रही है। मेले में गए 3 पहिए वाली साइकिल दिलाओ, किंडर जॉय दिलाओ, झूला झूलाओ। जिस दिन मना कर दिया भाई फैल गया। यहाँ पे फर्क बस इतना सा है, यहाँ पे अ कंज्यूमर की जगह ऑल कंज्यूमर्स आ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए भी कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। सो वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स एजुकेटर, और आप लोगों की काफी हाई डिमांड को देखकर मैं लेकर आ गया हूं यही टॉपिक, डिमांड। जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से मां बाप से कोई ना कोई डिमांड चल रही है। मेले में गए 3 पहिए वाली साइकिल दिलाओ, किंडर जॉय दिलाओ, झूला झूलाओ। जिस दिन मना कर दिया भाई फैल गए, वही लौट रहे मिट्टी में, तमाशा कर रहे, माँ बाप परेशान हो रहे, अरे भैया किसको जन्म दे दिया, कहां ये राक्षस आ गया। तो बचपन से जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं कि डिमांड का, ये क्या वही होती है जो बचपन से हम जानते हैं या सोचते हैं? क्या इच्छा रखना ही डिमांड होता है? क्या हमारी कोई वांट है उसी को हम डिमांड कहते हैं? आज हर एक डाउट आपका सॉल्व होगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में समझेंगे डिमांड होती क्या है। डिजायर, वांट, डिमांड क्या तीनों एक चीज है या अलग अलग? इन सब चीजों को समझेंगे। ऑल्सो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, जो फन, जो अमेजिंगनेस इस वीडियो में और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस वीडियो में, वो पूरे के पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, एंड दैट्स अ गारंटी। और आप इस टॉपिक को एग्जाम के दिन भी पढ़ लो तो भी आपको पिंच टू पिंच क्लियर हो जाएगा, और आपसे कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जो आपसे ना बने। सो चलो चलते हैं और समझते हैं कि डिजायर, वांट या डिमांड होती क्या है। बेटा हमारे एक दोस्त है पुनीत भाई, पुनीत भाई की जेब में मात्र 10 रुपए हैं। ये हाँ करके चिल्लाते रहते हैं, और इनके ना 10 रुपए जेब में, लेकिन इनकी एक ड्रीम कार है। ड्रीम कार क्या है बेटा? एक ऐसी बड़ी सी ड्रीम कार है, चंद रुपए की आती, कुछ 2 करोड़ रुपए की सी है। तो भाई मेर इच्छा रखना, सिर्फ एक विश रखना कि ये कार मेरी हो जाए, भले ही जेब में 10 रुपए हो, तो उसे हम डिजायर कहते हैं। डिजायर मतलब एक मेयर विश, एक इच्छा रखना। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपने एसएमएस किया, एक टीवी पे कुछ शो चल रहा था, एसएमएस किया, और इनको ना बुलावा आता है। कहां से? देखियो सज्जनों, हम पुनीत सुपरस्टार का हार्दिक आमंत्रण करते हैं हमारे शो पर। तो बेटा केबीसी में मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने इनको बुलाया। क्या हुआ, क्या चमत्कार है कि भाई साहब ये लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए, चिल्लाते चिल्लाते। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते ही अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, कंप्यूटर जी पुनीत जी का आंसर लॉक किया जाए। धुक 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 7 करोड़। जैसे ही अमिताभ बच्चन कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए हमारे पुनीत भाई जीत गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पैसा आ गया? क्या एबिलिटी टू परचेज है? मतलब इंसान योग्य तो है खर्च करने के, खरीद भी सकता है, इच्छा तो है, पहले भी थी ना, तो क्या ये खरीद लेगा? अब ये थोड़ी सी गणित लगाएगा, 7 करोड़ जीता हूं, 2 करोड़ की अगर गाड़ी ले ली तो भैया बचेंगे 5 करोड़। इससे अच्छा कोई व्यापार डालता हूं, कुछ करता हूं यार, मतलब गाड़ी मतलब थोड़ी लूंगा मैं यार, मतलब महंगी चीज है, पर इसका मतलब थोड़ी की गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी तो डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है,
है या ना? तो एक चीज इसको समझ आया कि भैया 7 करोड़ होने के बाद भी ये खरीद नहीं रहा है, तो भैया कंपनी कैसे डिमांड कैलकुलेट करेगी? तो भैया इसे कहते हैं वांट, कि आप एबिलिटी टू भी है, एबिलिटी भी है खरीदने की, विलिंगनेस भी अच्छा भी है, लेकिन फिर भी डिमांड नहीं मानी जा रही। अब डिमांड होता क्या है सर फिर? बेटा क्या हुआ, एक ये फोन है, फोन की कंपनी आपने देखा होगा 1,20,000 रुपए का फोन बेचती है। दुकान के बाहर ना ये खड़ा हुआ है और ये बोल रहा है, बोली लगवा रहा है सब लोगों से कि भैया अपने अपने बता दो कितने फोन चाहिए, जिससे कि उनकी डिमांड लेकर मैं बनाना चालू करूं। तो हमारे मुकेश भाई हैं अंबानी, इन्होंने बोला भाई साहब हमारे ना 100 फोन कर देना। ठीक है भाई, हमारे अडानी भाई साहब भी आ गए, उन्होंने बोला हमारे 200 कर देना। अब तुम्हारे सानिध्य सर कम है क्या? हमने सबको देखते देखते मैंने बोला जेब में अठन्नी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे 500 कर देना। ये सारे मुड़ के पीछे देख रहे हैं, ये कौन आ गया भाई, ये कौन बिग शॉट है, हमें पता नहीं था, 500 फोन बोल दिए एक साथ। तो क्या कंपनी मेरी डिमांड मान लेगी? इनकी डिमांड तो मान लेगी, मेरी मानेगी क्या? अरे भैया नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो यहां पे डिमांड को बनाते हैं। बेटा सबसे पहले एक व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए प्रोडक्ट को खरीदने की, सो विलिंगनेस टू बाय। दूसरा, इंसान खरीदने योग्य होना चाहिए कि भैया अगर 500 फोन बोला है तो 500 फोन इंटू 1,20,000 करो, क्या इतना पैसा है उसके पास खरीदने के लिए? तो दूसरी चीज वो चेक करोगे। तीसरी चीज, बेटा जस्ट बिकॉज आदमी के पास पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया की सारी चीजें खरीद लेगा, दुनिया खरीद लेगा, हर आदमी को खरीद लेगा, भैया ऐसा नहीं होता है। सो ये बोला जाता है कि आपके पास भले ही 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं है कि भैया आप ये 1,20,000 रुपए खरीदो। 10 रुपए की चप्पल अगर उसको 1,000 रुपए में मिलेगी तो अमीर आदमी भी नहीं खरीदता है कि 10 रुपए की चीज को 1,000 में क्यों खरीदूं, जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसा है। तो इंसान पहले प्राइस में अग्री करे, ठीक है, जिस प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है उसी प्राइस में अग्री करना है, नेगोशिएट नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पीरियड में प्राइस है उसी टाइम पीरियड की डिमांड को कैलकुलेट किया जाएगा। अब होता क्या है बेटा, जब नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ डिमांड में असर होता है, इसीलिए ये 4 कंसेप्ट मैटर करता है। विलिंगनेस टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ आया? इससे हम डिमांड कहते हैं। क्लियर है? अब बेटा यहां पे आती है 2 बात समझने की। यहां पे 2 तरह की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल की, दूसरी होती है मार्केट की। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। बेटा ये हमारे प्यारे रोहित सर अकाउंट्स वाले, ये दूध वाले, ये मिल्कमैन है, ये दूध बेचते हैं। तो बेटा हुआ क्या, इनके पास मैं रोज दूध खरीदने जाता हूं, इनसे पूछना इनकी क्लास में तुम लोग, मैं इनसे रोज दूध खरीदने जाता हूं, 1 लीटर दूध रोज लेके आता हूं। ये क्या हुआ, एक इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल, तो मेरी डिमांड। अब मार्केट में तो बहुत लोग होते हैं ना, तो मार्केट में हमारे प्यारे दिगराज सर भी हैं, ये भी रोज जाते हैं दूध खरीदने इनसे 1.5 लीटर दूध। हमारे शोभित सर भी जाते हैं रोज दूध खरीदने, किनके पास, रोहित सर के पास 2 लीटर। हमारे प्रशांत सर, मतलब प्रशांत सर भी खरीदने जाते हैं दूध। तो यहां पे ये 6 लीटर दूध खरीदने जाते हैं। कितने? 6 लीटर दूध खरीदने जाते हैं। भैया मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये फोटो बेटा मतलब कसम से मेरा कोई हाथ नहीं है ना। तो 6 लीटर दूध लेने जाते हैं और मैं तो 1 लीटर ले ही रहा हूं। तो बेटा हम चारों लोगों की डिमांड को देखा जाए तो ये क्या बताता है, ये मार्केट की डिमांड को बताता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक आदमी की डिमांड को देखते हो आप, और मार्केट डिमांड में मार्केट में जितने लोग डिमांड कर रहे हैं सबकी डिमांड को आप कंज्यूम करते हो। सो यहां पे बेसिक फीचर है इनकी डेफिनेशंस में। सबसे पहला, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे फर्क बस इतना सा है, यहां पे अ कंज्यूमर की जगह ऑल कंज्यूमर्स आ जाता है, मात्र इतना सा अंतर है। अब होगा क्या, अब जरा बात को समझना, इनको ना कुछ असर होता है जिस वजह से डिमांड या तो बढ़ती है या घटती है। इंडिविजुअल के फैक्टर्स अलग हैं, मार्केट के फैक्टर्स अलग हैं। इंडिविजुअल के फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, जरा देखो। इंडिविजुअल के ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस। एक एक को विस्तार से समझते हैं, आओ जरा। सबसे पहले आते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हमारे प्यारे प्रशांत सर, जब बेटा चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता था ना, तो ये 2 पैकेट खाते थे। वो बेटा फोटो देख सकते हो, 2 पैकेट खा रहे हैं ना। प्रशांत सर आई लव यू सो मच, है ना, आप वो विषय पढ़ाने के लिए तो देखो प्राइस बेटा कम थी तो इंसान दो प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई,
₹20 का पैकेट हो गया। तो यार ऑब्वियस सी बात है सर, जब ₹20, अब लंच के बीच में क्या होता है कि इंसान को कुछ खाने का मन करता है। जब सस्ता मिल रहा था तो 2 बार खा रहे थे, जब महंगा हो गया तो एक ही बार खाएंगे ना। अब देखो एक बार खा रहे थे तो कितने स्मार्ट हो गए, है ना, एकदम फिट एंड फाइन। उनकी वीडियोस में देखो आप कितने स्मार्ट लगते हैं। तो बेसिकली प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। बेटा जीवन में भी कुछ यही कंसेप्ट लगता है, हर बार निरंतर तुम्हारा बुरा ही होता रहे वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लाइफ में चीजें तुम्हें अपलिफ्ट भी कर रही होती हैं, है ना। जब जीवन में अगर तुम ऐसे स्थिति में पाओ अपने आप को कि तुम जंग पर जा रहे हो, तो तुम याद रखना कृष्ण तुम्हारे सारथी भी हैं। जो जंग पर जाता है उसके साथ कृष्ण भी होते हैं, उनके सारथी बनकर। समझ आया। तो निरंतर अगर कुछ गलत हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार हमें लगता है जीवन में कि हमारे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छा होता ही नहीं है। तो बेटा निरंतर किसी के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर रात है तो अगले दिन सवेरा होगा ही होगा। तो बेसिकली देखोगे क्या, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे, अगर एक नीचे गया तो दूसरा ऊपर। तो प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। सिंपल सी चीजें, महंगी बिकेगी तो लोग कम खरीदेंगे, सस्ता बिकेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। दैट इज सिंपल कंसेप्ट। डिमांड बढ़ती है प्राइस के कम होने पर, पहला असर। दूसरा असर क्या है बेटा, रिलेटेड गुड्स की प्राइस। अब होगा क्या, रिलेटेड गुड्स बेटा 2 तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। तुमने फुटबॉल देखा है, तुमने बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा होगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स बेंच पे बैठे होते हैं और कुछ मेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं और 4-5 प्लेयर्स कुछ बाहर बैठे होते हैं। एक आध थक जाता है, किसी के चोट वगैरह आ जाती है, तो उसको रेफरी वो उसका मैनेजर बोलता है कि भैया इसको बाहर भेजो, मैं यहां से एक और प्लेयर भेज रहा हूं। तो इनको सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कहते हैं ना। तो बेसिकली मैच खिलाने के लिए 11 लोग चाहिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा प्लेयर है, जस्ट बिकॉज किसी को कुछ हो जाए, तकलीफ हो जाए, लग जाए, गिर जाए, थक जाए, तो मैं दूसरे को भेज दूंगा। मतलब एक की जगह पे दूसरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में बेटा कुछ गर्म पीने का मन करता है। अब ऐसा कोई प्रेफरेंस ज्यादातर लोगों का होता नहीं है, कॉफी भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, लेकिन जो सस्ती पड़ेगी ना वो इंसान ज्यादा प्रेफर करता है। जैसे कि चाय थी बेटा 10 रुपए की, ठीक है, चाय थी मात्र 10 रुपए की, कॉफी भी थी मात्र 10 रुपए की। लेकिन हुआ क्या, एक दिन कॉफी का रेट 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया। तो लोग क्या करेंगे बेटा, मैं 20 रुपए क्यों पे करूं कॉफी के लिए, एक काम करता हूं मैं चाय ही पी लेता हूं। तो एक की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। समझ आया। एक की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चाय नहीं पिएगा ना, चाय की डिमांड कम, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। बेसिकली 2 चीजें हैं मेरे पास, दोनों ही गर्म है, दोनों ही चाय, एक चाय एक कॉफी, मुझे बस गर्म पीना है। जो मुझे सस्ता मिलेगा मैं उसको प्रेफर करूंगा, जो महंगा मिलेगा मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। क्लियर है, समझ आया। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब ताली बजाना, और ताली क्या एक हाथ से बजती है? नहीं। तो यहां पे एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 2 प्रोडक्ट लगते हैं। कितने प्रोडक्ट बेटा? 2 प्रोडक्ट। जैसे कि मुझे अपने घर से ऑफिस तक आना है, तो मैंने क्या हुआ, चलो एक किस्सा सुनाता हूं मैं तुम्हें। क्या हुआ, एक बार ना 12वीं के आसपास की बात है, मैंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मेरे ना पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पता नहीं से मोटिवेशन सा नहीं आ रहा। तो मेरे पिताजी ने बोला बेटा एक काम करो, तुम इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स ले आओ, मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगा। अरे कार गिफ्ट करोगे? सही बताओ। बोला हाँ हाँ हाँ। मैं पढ़ने लग गया, इकोनॉमिक्स में फुल ले आया। अब एक दिन क्या हुआ, मैं बाहर अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे पिताजी आए, घर के बाहर उन्होंने गाड़ी लगाई और हॉर्न मारने लगे। मैं बाहर आ गया, क्या हो गया पापा? देखा तो चमचमाती गाड़ी, चमचमाती गाड़ी। मैं एकदम खुश हो गया। मैं वही पापा ने हमारा विश्वास, मतलब उन्होंने जो बोला था वो पूरा कर दिया। मैं भागता हुआ गया, पापा को गले लगाया कि पापा लव यू सो मच, आपने मेरी पूरी दिली ख्वाहिशें पूरी कर दी। पापा ला रहे बेटा जीत रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तूने लाया ना, तूने अपनी बात पूरी करी ना, चल गाड़ी चला चल। मैं गया बैठा, मैंने चालू करी, चाबी चालू ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने फिर चालू करी, मैंने गलती हो गई होगी, फिर चालू नहीं हुई। फिर मैंने कोशिश करा, चलो क्या हो जाता, नई गाड़ी है, अभी इंजन चलने में टाइम लगेगा ना, फिर चालू किया, वो फिर चालू नहीं हुई। मैंने पापा की तरफ देखा, पापा नई गाड़ी है ना? बोलते हाँ हाँ बेटा नई गाड़ी। फिर चल क्यों नहीं रही? अब तो पेट्रोल कहां डलवाया उसमें बेटे? मतलब पापा तो पेट्रोल तो डलवाना था ना।
पापा ने बोला कि बेटा सिर्फ तुमसे गाड़ी का प्रॉमिस हुआ था, पेट्रोल अपना अपना देखो। बोला ये क्या बात होती है, बिना पेट्रोल के दे दो, लोहे का डब्बा है मेरे लिए। सो बेसिकली गाड़ी का कोई महत्व नहीं है अगर पेट्रोल उसके साथ ना हो। तो पेट्रोल और गाड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक डिमांड को सेटिस्फाई करता है कि अगर मुझे घर से यहां तक आना है तो मुझे पेट्रोल भी लगेगा और मुझे गाड़ी भी लगेगी। दो प्रोडक्ट लगते हैं एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसमें असर देखो, जब बेटा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, 100 रुपए से अगर मान लो 120 रुपए हो गया, 100 रुपए से 120 रुपए हो गया, प्राइस बढ़ गई, तो लोग कार खरीदना कम कर देते हैं क्योंकि पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल का प्राइस अगर सस्ता हो जाता है तो लोग कार खरीदना ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि बेटा कार खरीदना बड़ी बात नहीं, रोजमर्रा के उसके जो खर्चे लगते हैं, मेंटेनेंस लगता है, वो बड़ी बात है। तो समझ आया, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होने वाले उन्हें सब्स्टिट्यूट कहते हैं, एक साथ इस्तेमाल होने वाले एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बेटा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तुम्हारे सानिध्य सर की इनकम, तुम्हारे सानिध्य सर की इनकम 50,000 रुपया थी और एक दिन बढ़कर कितनी हो गई, 1 लाख रुपया इनकम बढ़ गई। दोस्तों पहले मैं पूमा की मात्र 2 टी-शर्ट खरीदता था, लेकिन अब जैसे ही इनकम बढ़ गई तो मैं पूमा की कितनी टी-शर्ट खरीदूंगा, 4 टी-शर्ट खरीदूंगा। इसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स को इंसान ज्यादा खरीदता है कि भैया पैसा ज्यादा आ रहा है तो भैया ऐश, अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। इंफीरियर गुड बेटा एक तरह का चीप ग्रेड ऑफ क्वालिटी गुड होता है, चीप गुड होता है। अब बेटा इसी का ना थोड़ा सा मैं डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। तुम्हारे सानिध्य सर, तो मुझे प्यार से सानी सर भी कह सकते हो, है ना, सानी सर फॉर शॉर्ट, ठीक है, सानी सर। तुम्हारे सानी सर के घर में उनके 14 बच्चे रहते हैं, 14 बच्चे रहते हैं, ज्यादा नहीं है, 14 ही बच्चे बस, है ना, 14 बच्चे रहते हैं। एक बीवी है, ठीक है, और 2 ठुइया मां बाप हैं, मां और बाप, ठीक है। कुल मिला के हम लोग, तुम्हारे सानिध्य सर भी हैं, तो सानिध्य सर 15 और ये 18, टोटल 18 लोग रहते हैं। और सानिध्य सर कमाते कितना है, मात्र 10,000 रुपया, 10,000 रुपए कमा रहे हैं मात्र। अब बताओ 10,000 में भाई साहब खाने के वांदे पड़े हुए हैं, पूमा पहनेंगे कि उईमा पहनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपए की टी-शर्ट पहनेंगे कि 1,000 रुपए की? तो भैया हमारे तो 3 बच्चे खा लेते हैं इसमें 1,000 रुपए में तो 100 रुपए की टी-शर्ट ही खरीद पाऊंगा ना। जब बेटा इनकम कम होती है तो आदमी चीप प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है, समझ आया? तो इनकम के कम होने पर इंसान चीप प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है और नॉर्मल गुड्स को कम खरीदता है, समझ आया? तो इंफीरियर गुड्स एक तरह का चीप कैटेगरी ऑफ गुड है, नॉर्मल गुड्स जो कि आम गुड्स होते हैं। तो चीप कपड़े कब पहनोगे या चीप प्रोडक्ट्स कब परचेस करोगे? जब आपकी इनकम कम हो, जब आप कम कमाते हो तभी उईमा पहनोगे। जब ज्यादा कमाओगे तो पूमा पहनोगे ना यार, सिंपल सी बात है। हाँ यार, तो डिमांड समझ आया? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिंपल कंसेप्ट है बॉस, तुम्हें अगर कोरियन फूड पसंद है, तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम्हारी डिमांड होगी। तुम्हारा टेस्ट नहीं है तो तुम्हारी डिमांड नहीं होगी। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिंपल है। जो चीज पसंद है उसकी डिमांड हाई है, जो चीज नहीं पसंद है उसकी डिमांड नहीं है, समझ आया? पसंद होगा तो 300 का भी खाओगे, नहीं होगा तो 30 का भी नहीं खाओगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हमारे शोभित सर की शादी है, कब है मैं बताता हूं। इनकी है फरवरी में शादी, ठीक है, 15 फेब को इनकी शादी है। किसके साथ? ओलिविया के साथ। ऑब्वियसली यार, तुम लोगों को पता ही है। तो ओलिविया के साथ सर की शादी है। अब उनको एक दिन पता चला, अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उनको पता चला कि भैया फरवरी में गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड जो है वो बढ़ जाएगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इंसान क्या करेगा? अब ओलिविया को ऐसी छोटी मोटी अंगूठी बना देंगे क्या? 50,000 की अभी मिल रही थी, ये फरवरी में जाके 80,000 की मिलने वाली है। तो उन्होंने क्या सोचा, भैया
है तो वही ना, एक काम करता हूं आज ही खरीद लेता हूं, क्यों, बाद में महंगा हो जाएगा, समझ आया। लेकिन जब उनको यह पता चलेगा कि बाद में सस्ता हो गया, जैसे मान लो बाद में 80,000 का नहीं लेकिन 30,000 का मिलने वाला है गोल्ड, तो क्या करेंगे सर, फरवरी में ही जाके खरीदेंगे, अभी महंगा मिल रहा है ना। सो बेसिकली सिंपल कंसेप्ट क्या है, फ्यूचर में सस्ता मिल रहा होगा तो बाद में खरीदेंगे, और अगर आज सस्ता मिल रहा होगा तो आज खरीदेंगे। बेसिकली फ्यूचर में प्राइस बढ़ती है तो आप आज की डिमांड को बढ़ाते हो, समझ आया। लेकिन फ्यूचर में प्राइस कम होती है तो आप आज की डिमांड को गिरा देते हो कि फ्यूचर में खरीद लेंगे, समझ आया। इसे कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस। क्लियर है, समझ आया, डेट याद रखना, ठीक है, और सर से पूछ भी लेना। अब आता है बेटा, ये हमारे पास 5 फैक्टर्स थे जो कि हमने इंडिविजुअल डिमांड के देख लिए। अब आता है हमारे पास मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हमारे पास 3 टॉप पॉइंट्स हैं। देखो अब एक और चीज, बिफोर आई गो टू दीस 3 पॉइंट्स, मैं आपको ये बता देता हूं, जो भी इंडिविजुअल मार्केट के फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं ना, वो मार्केट डिमांड को भी करते हैं। मतलब मार्केट डिमांड में ये पॉइंट्स तो हैं ही, प्लस इंडिविजुअल के भी पॉइंट सारे इंक्लूड होते हैं, समझ आया। क्यों बेटा, प्राइस किसी प्रोडक्ट की चेंज होगी तो मार्केट पे भी तो असर होगा ना, हाँ या ना। मार्केट की इनकम ऊपर नीचे होगी तो भी इनको असर होगा, तो सारे वो फैक्टर्स यहां भी फॉलो होते हैं। अब जरा समझना, देखो इतनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं चीजें। अब बेटा एक पॉपुलेशन का साइज और कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करता है। जैसे बनारस, बेटा तुम बनारस चलोगे, बनारस में ओल्ड लोग ज्यादा रहते हैं, तो बेटा वहां पे मैं खिलौने बेचूं कि किताबें बेचूं या मैं मेडिसिन्स बेचूं, बताओ। ऑब्वियसली सर आप मेडिसिन्स बेचोगे ना, ओल्ड लोग ज्यादा रहते हैं इसलिए मेडिसिन्स बेचोगे। अगर लेकिन मैं बात करूं जहां पर छोटे बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां पे मैं टॉयज बेचूं कि मैं भैया बुक्स बेचूं, बताओ। ऑब्वियसली सर बुक्स मतलब बहुत छोटे की बात कर रहा हूं, बहुत छोटे जो बोलते भी नहीं है, तो उनके लिए मैं बुक्स नहीं, उनके लिए मैं टॉयज की दुकान खोलूंगा। तो आपके शहर में या आपके एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे टाइप की पॉपुलेशन है, यंग लोग ज्यादा है तो आप लोग को यंग लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे, उनकी वैसी डिमांड होगी कि भैया खिलौने लाओ, डाइपर्स लाओ, बेबी फूड लाओ, हाँ या ना। बूढ़े लोग होंगे तो क्या होगा, व्हील चेयर मिलेगी आपको, हॉस्पिटल्स पास में मिलेंगे, दवाइयां मिलेगी काफी सारी, रिलीजियस बुक्स मिलेंगी काफी सारी। तो ये कॉम्पोजिशन बताता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, और जिस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे डिमांड भी ज्यादा होती है। बेसिकली जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां पे खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, जहां पे पॉपुलेशन कम होगी वहां पे डिमांड भी कम होगी। क्लियर, समझ आया। कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है, सीजन एंड वेदर। बेटा बारिश के मौसमों में डिमांड बढ़ जाती है किसकी, छातों की। जैसे ही बारिश का मौसम चला गया डिमांड हो जाएगी कम। अब बेटा गर्मी में स्वेटर थोड़ी खरीदता है आदमी, वो बात अलग है कि बहुत ही गिने चुने लोग सस्ता कुछ मिल जाए तो ही खरीद लेते हैं, वरना कोई नहीं खरीदता। लोग गर्मी में कपड़े, कॉटन के कपड़े, थोड़े से फ्लोई कपड़े, लाइट कपड़े पहना पसंद करेंगे। और सबसे ज्यादा डिमांड कब बढ़ेगी, स्वेटर्स की, जैकेट्स की, हुडी की, जब ठंड आ रही होगी। क्लियर, तो सीजन एंड वेदर पे डिमांड चलता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट। अब देखो इसको ना मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। अब बेटा ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको जरा समझना ये कैसे काम करता है। ये देखो बेटा, एक विलेज 1 है, एक विलेज 1 है, दूसरा विलेज 2 है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें ना एक रिच आदमी रहता है जिसकी इनकम क्या है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीना। इसकी इनकम क्या है बेटा, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का। इधर ना इसी के गांव में 4 ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ मात्र 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है, समझ आया। दूसरे गांव में 5 लोग रहते हैं जो कि सबकी इनकम कितनी है बेटा, सबकी इनकम है 50,000 रुपए। कितनी, 50,000 रुपए। मतलब इधर अमीर आदमी और इनका जो गैप है वो बहुत है, यहां पे सब सामान्य है। अब देखना इन दोनों गांवों के बीच में एक रोड जा रही है, जिस रोड पे मैंने एक एसी की दुकान खोली है, एसी शॉप, एसी की दुकान खोली। ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही भाई, गर्मी कितनी लगती, तो एसी की दुकान खोली मैंने। एसी आता है बेटा 30,000 रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, कितना खरीदेगा कौन, कौन से गांव में ज्यादा बिक्री होने वाली। चलो मान लेते हैं रिच वाले के पास, रिच वाला बेटा 1 लाख रुपए कमाता है, कितने खरीद लेगा बताओ, कितने खरीद लेगा,
3 खरीद लेगा ज्यादा से ज्यादा, 2 या 3 ही खरीदेगा, और कितने खरीदेगा? पूरा क्या, हर क्या बाहर भी क्या टांगेगा क्या? घर के बाहर भी टांगेगा क्या कैमरे की जगह पे? नहीं ना, थोड़े बहुत ही खरीद सकता है। ये तो बेचारे इनको खाने के बंदे पड़े हो, कहां से एसी किया हुआ है, तो भगवान भरोसे बैठे हुए। यहां देखो तुम, यहां पे हर एक आदमी खरीद सकता है, मतलब यहां पे 5 लोग खरीद सकते हैं। तो यहां पे 5 लोगों ने एसी खरीदा, यहां पे मात्र एक ही आदमी ने खरीदा 3। किधर डिमांड ज्यादा है? जहां पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। क्लियर है? समझे? मतलब क्या बेटा, जहां पे जिस देश में पैसा जो है इक्वल बट रहा है वहां पे डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन जिस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वहां पे डिमांड में बहुत चेंज आता है। समझ आया बेटा? ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं मार्केट डिमांड के। क्लियर है? चलें आगे, अब समझते हैं। देखो नेक्स्ट आता है बेटा अब डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड फंक्शन मात्र एक सिंपल सा ऐसा फंक्शन है, फंक्शन मतलब का काम, डिमांड का फंक्शन कैसे करता है फंक्शन? सिंपल कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डिमांड मतलब कोई क्वांटिटी आपने एक प्रोडक्ट की मांगी है, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स। अब जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड के अंदर ये आपने देखा dx इज इक्वल्स टू फैक्टर्स px pr ytf। सर क्या लिखा है ये है क्या? समझ ही नहीं आ रहा है। तो मतलब ये इसीलिए इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती। सिंपल, रुको घबराओ मत। डी मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो भी पढ़ के आए हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी अभी पढ़ के आए हैं, वो प्रशांत सर की फोटो देखी तुमने। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, कोरियन फूड वाला। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर पूमा उइमा बताया, और एक्सपेक्टेशन प्राइसेस ओलिविया और शोभित सर की शादी बताई। ये वही तो फैक्टर है, और क्या है? बस इसको मैंने फॉर्मूले की तरह लिख दिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो डिमांड फंक्शन है क्या? कुछ नहीं है सर। इसमें जो ये डिमांड है, ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो इक्वल टू के इधर है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। वही तो पढ़ के आ रहे हैं बॉस। अब आगे देखो, अब आगे समझना। ये देखो मार्केट डिमांड। अब मैंने क्या बोला था? इंडिविजुअल के फैक्टर्स तो अफेक्ट करते हैं, मार्केट के अलग अपने फैक्टर्स हैं। अब इसका तुम ये देखो, ये देखो इसका फॉर्मूला देखो, इसके फॉर्मूले में देखो इसमें भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसमें भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसमें भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इसमें भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, इसमें भी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर है, इसमें भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस है। और क्या चीज है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अभी अपन ने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अभी अपन ने पढ़ा, सीजन एंड वेदर हमने भी पढ़ा। तो बेसिकली जो पढ़ के आ रहे हैं उसको एक फॉर्मूले में पोर्ट्रे कर दिया हमने, बस, और कुछ नहीं है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? जरा डेफिनेशन देखो, ये देखो क्या बोल रहा है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। कि भैया डिमांड पे कौन कौन इंफ्लुएंस करता है, कौन कौन असर करता है, उनके बारे में हमने यहां पे मेंशन कर दिया। इंडिविजुअल के ये और मार्केट के ये सारे फैक्टर्स। क्लियर है सबको? अब आ जाओ डिमांड शेड्यूल पे। डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल के फॉर्म में किसी चीज को बना दोगे उसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का क्या होगा जरा देखना। इंडिविजुअल डिमांड में अकेला मैं, अब जैसे बेटा एक टॉफी मिलती थी 5 रुपए की, तो मैं एक ही खरीदता था। जब वो 4 की होगी तो मैं 2 खरीदने लग गया, जब वो 3 की होगी तो मैं 3 खरीदने लग गया, जब वो 2 की हुई तो मैं 4 खरीदने लग गया, और जब वो 1 रुपए की होगी तो मैं 5 खरीदने लग गया। मतलब प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है। देखो प्राइस कम होती जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है सानिध्य सर की। ये इंडिविजुअल की है, और इसको टेबल में बना दिया तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया। इसी को तो डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये जो टेबल है इसको ही डिमांड शेड्यूल कहते हैं। समझ आया? डिमांड शेड्यूल मतलब बॉक्स में बना देना, टेबल बना देना, इसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यहां पे देखो अपन ने देखा ना अभी, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो जरा अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड कितनी है वो दिखा रहा है, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब इंडिविजुअल क्या आ गई तो मार्केट की देख लो, मैं और दिख रहा सर की देख लो। जब 5 रुपए का था तो मैं एक खरीद रहा था, यहां पे भी
दिगराज सर 2 खरीद रहे थे, जब 4 का था तो मैं 2 ले रहा था, दिगराज सर 3 ले रहे थे। मैं जब 3 रुपए का आया तो मैं 3 ले रहा था, सर 4 ले रहे थे। जब 2 का हुआ मैंने 4 लिया, सर ने 5 लिया। जब 1 का हुआ तो मैंने 5 लिया, सर ने 6 लिए। मतलब ये हम दोनों की इंडिविजुअल डिमांड्स है, लेकिन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं और प्लस कर दूं तो ये मार्केट डिमांड बन जाती है। ये देखो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9 और 5 + 6 11। इसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। मतलब सारे के सारे लोगों की डिमांड को जोड़ दोगे, मार्केट में जितने लोग हैं उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। और टेबल में बना दिया, मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आओ, इसी के साथ इसका एक भाई है, क्या? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? जैसे वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ पे बना दो y एक्सेस और x एक्सेस पे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मात्र ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जो कि ग्राफ पे प्रेजेंट होता है। अब सर, हमने जो टॉपिक लिया था अभी इंडिविजुअल डिमांड वाला, इसमें 5 रुपए पे एक प्रोडक्ट ले रहे थे, 4 रुपए पे 2 ले रहे थे, 3 रुपए पे 3 ले रहे थे, 2 रुपए पे 4 ले रहे थे, 1 रुपए पे 5 ले रहे थे, हाँ या ना? जरा देखना, 5 रुपए पे 1 ले रहे थे, 3 रुपए पे 2 ले रहे थे, 4 रुपए पे 2 ले रहे थे, 3 रुपए पे 3 ले रहे थे, 2 रुपए पे 4 ले रहे थे और 1 रुपए पे 5 ले रहे थे। बताओ हाँ या ना? बन गया कि नहीं बन गया? ये होती है रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? सेम में देख लो, ये मेरा बना हुआ है, ये सानिध्य सर का बना हुआ है ग्राफ, ठीक है? ये सानिध्य सर का है, ये ऐसे बना। चलो इसमें तो इतना अच्छे से बनेगा नहीं तो मैं इसलिए बना नहीं रहा, लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये फर्स्ट वाली, ये वाली, ये सानिध्य सर की, सानिध्य सर का कर्व है। और ये वाला किसका है? हमारे दिगराज सर का है, ठीक है? दिगराज सर का है। और ये वाला हम दोनों का है, सानिध्य सर प्लस दिगराज सर, ठीक है? मतलब मार्केट का कर्व। समझ आया? दोनों को ऐड कर दो। जैसे कि 5 रुपए में कितना ले रहे थे? 5 रुपए में कितना ले रहे थे बेटा? कुछ ये देखो, 5 रुपए में हम ले रहे थे 3। तो देखो तुम्हें यहां पे क्या दिखेगा? ये जो पॉइंट है, ये 4 और 3 के कहीं यहां पे आ रहा है। देखो ये 3 पे आ रहा है। समझ आया? ऐसे ही ये काम करता है। क्लियर है? मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है? कर्व। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये बेटा ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्स का मतलब है प्राइस का ऊपर जाना, डिमांड का नीचे जाना, प्राइस का नीचे जाना, डिमांड का ऊपर जाना। ये नाले की तरह है, एक जगह से खींचते तो दूसरे जगह से कम होता है, एक जगह से खींचोगे तो दूसरा खींचेगा। तो सेम वे, इसे कहते हैं औंधा पौंधा, ऊपर नीचे। मतलब ये इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ऊपर। ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। कैसे कैलकुलेट होता है? इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों बेटा? जब 10 का होगा तो कम खरीदोगे, 2 का होगा तो ज्यादा खरीदोगे। समझ आया? तो ऐसे नीचे जाता है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जब ये अपन ने पढ़ा, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, यही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है? समझना, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बेटा यहां पे हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे मान लो प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड तो चेंज होगी, लेकिन उसके साथ साथ देखो, अगर इनकम भी बढ़ रही थी कंज्यूमर की, मार्केट में चेंज आ रहा था, लोगों का टेस्ट बदल गया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनकम की वजह से डिमांड बदली है, कि लोगों की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई इसलिए डिमांड बदली है, कि लोगों का टेस्ट बदल गया इसलिए डिमांड कम हो गई है। तो बेसिकली हमें जब चेक करना हो कि प्राइस के वजह से ही डिमांड चेंज हुई है, तो हमें बाकी सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जितना पहले कमा रहे थे उतना ही कमा रहे हो, टेस्ट अभी भी है, अगर है तो पॉपुलेशन उतनी ही है, सब चीजें उतनी है, सीजन वही चल रहा है, तो बाकी सारी चीजें आपको कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। इनको आप चेंज नहीं करते, ये सब कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें।
क्यों? क्योंकि अगर चेंज हो गया तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि प्राइस की वजह से चेंज है कि इन चीजों की वजह से चेंज है। इसीलिए प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी, डिमांड, जो डिमांड है वो चेंज होती है और बाकी सारे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। समझ आया? अब इसको एक चीज और ध्यान रखना, नोट करना, जो कि होता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे पहला इनवर्स रिलेशन। ये याद रखना है आप लोगों को, ये 4 पॉइंट लिख के आने का आपसे लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाए तो। इनवर्स रिलेशन क्या? सर प्राइस ऊपर गई तो डिमांड नीचे, और अगर प्राइस नीचे गई तो डिमांड ऊपर। बेटा जो ऊपर सोएगा उसके दूसरे वाले बंदे को नीचे सोना पड़ेगा, जो नीचे सोएगा तो दूसरे वाले को ऊपर सोना पड़ेगा ना। अब प्राइस बोलेगा कि नहीं, मेरे को डिमांड को बोल रहा है कि मैं नीचे सोऊंगा, पता चला मैं नीचे गिर गया तो वो बोल रहा है चल ठीक है मैं ऊपर सो जाता हूं। तो मतलब प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ गई, और वो प्राइस बोल रहा है नहीं यार नीचे मजा नहीं आ रही, मेरे को वापस ऊपर आना है, तो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे चलती किसकी है? कोई पीछे कमेंट नहीं लिखेगा लड़की की चलती है, ठीक है ना, उल्टी सीधी बात नहीं करना है, प्राइस की चलती है बेटा। ये रूलिंग है। जैसे घर में मम्मी की चलती है ना, ये घर की मम्मी है, मां है, इन्हीं की ही चलेगी। पापा वापा कहने के होते हैं, चलती मम्मी की है। ठीक है, तो जैसे मम्मी की चलती है ना, पापा तो बस फॉलो करते हैं पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह, है ना। मम्मी की चलती, मम्मी हमारी झांसी की रानी, तो मम्मी की चल रही है मतलब प्राइस की चलती है। डिमांड पे जो भी असर होता है प्राइस की वजह से होता है, इसलिए इसे वन साइडेड भी बोला जाता है। एक तरफा मोहब्बत की कीमत तुम क्या जानोगे भैया? एक तरफा मोहब्बत की कीमत तुम क्या जानोगे? तो बेसिकली एक तरफा मोहब्बत, जैसे आपको ये क्लियर है ना कंसेप्ट कि मुझे पसंद है, सामने वाले को जो हो ठीक है, मुझे तो पसंद है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, इस पे सिर्फ मेरे हक है, कोई और इस पे कुछ नहीं बोल सकता। तो प्राइस के चेंज होने से ही डिमांड चेंज होती है, डिमांड के चेंज होने से प्राइस चेंज नहीं होती। मतलब चलती यहां पे सिर्फ प्राइस की है, और मैं वही आपको समझा रहा हूं। प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड होगी, डिमांड चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी उससे प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस के चेंज से ही डिमांड चेंज होती है। समझ आया? इसलिए इसको वन साइडेड बोला जाता है। एक चेंज हो रहा है इसीलिए दूसरा चेंज हो रहा है, सिर्फ वो भी प्राइस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस यहां पे। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। बेटा 5 रुपए से 4 रुपए हो गया प्रोडक्ट, तो डिमांड कम होगी ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं बता रहा कितनी होगी। समझ आया कि भैया 5 रुपए से प्रोडक्ट 5 रुपए से 4 रुपए का हो गया, तो पहले खरीद रहे थे 10, अब क्या 8 खरीदने लग जाएंगे? नहीं पता, नहीं पता, शायद 7 खरीदे, शायद 9 खरीदे, शायद 5 ही खरीदे, शायद 8 खरीदे, पर हमें क्लियर नहीं है। तो ये क्वालिटी बताता है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के जो मैंने शायद आपको गलत दे दिया, यहां पे 10 से 12 होना चाहिए, नॉट 4, 10 से 12 होना चाहिए, नॉट 4। प्राइस कम हो गई ना तो उससे बढ़ेगी डिमांड। तो बेसिकली यहां पे ये नहीं पता होता कि प्राइस कम होगी तो कितना ज्यादा खरीदेंगे, पर ये पता है कि ज्यादा खरीदेंगे। तो ये क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, इसलिए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं। इसके बाद नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, कि भैया 50% हमने प्राइस को गिरा दिया तो 50% ही डिमांड बढ़ रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 50% प्राइस गिरा दोगे, क्या पता 70% डिमांड बढ़ जाए, क्या पता 80 बढ़ जाए, क्या पता 30 ही बढ़े, तो आपको नहीं पता ये चीज। ठीक है, समझ आया? तो इससे समझ आता है कि प्राइस जितना गिरता है उसके इक्वल नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी बढ़ सकता है, तो कुछ भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। प्रोपोर्शनेट मतलब बराबर, कि 50% कम हो तो 50% बढ़ना चाहिए ना, नहीं 70 भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये प्रोपोर्शनेट ये बताता, जज्बात बदल दिए, हालत बदल दी, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है भाई साहब। फिर आता है हमारे पास रोल्स, कुछ रीजंस, कुछ ऐसे रीजंस जो कि लॉ ऑफ डिमांड को देते हैं। क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, जरा देखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ज्यादा आगे आप कंज्यूम करते जाओगे उतनी आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो प्राइस के कम होने पे इंसान ज्यादा खरीदता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बेटा एक सब्स्टिट्यूट अपन ने पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूट, चाय महंगी होगी तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या कॉफी महंगी होगी तो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इनकम ज्यादा कमाओगे
ज्यादा खर्च करोगे, कम कमाओगे कम खर्च करोगे, ज्यादा कमाओगे तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदोगे, कम कमाओगे तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदोगे, चीप क्वालिटी गुड्स, याद है ना। फिर आता है एडिशनल कस्टमर्स। बेटा जब कोई चीज सस्ती हो जाती है ना, किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है, तो जो पहले आदमी नहीं खरीद रहा था वो भी खरीदने लगेगा, जो पहले कम खरीद रहा था वो ज्यादा खरीदने लगेगा। तो मतलब जो आदमी ऑलरेडी खरीद रहा है, मतलब जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट है, कोई नेल पेंट है, कोई नेल पेंट है, नेल पेंट पहले 100 रुपए का आ रहा था तो लड़कियां सिर्फ एक ही खरीद रही थी। अब जैसे ही 50 का हो गया तो लड़कियां 2 खरीदने लग जाएंगी जो एक खरीद रही थी। लेकिन कुछ ऐसी भी तो हो सकती हैं जो 100 को देख के खरीद ही नहीं रही थी, अब 50 को देख के खरीदने लग जाए, हाँ या ना। तो कस्टमर्स बढ़ जाते हैं प्राइस के कम होने पे, समझ आया, एडिशनल कस्टमर्स। और लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस। बेटा जैसे मान लो दूध 60 रुपए का है, ये हो गया 30 रुपए लीटर, 60 रुपए का था 30 रुपए लीटर हो गया। हमारे घर में बहुत देसी कंसेप्ट चलता है, दूध सस्ता हो गया क्या, एक काम करो, पहले तो हम सिर्फ दूध पीते थे और चाय बनाते थे, इससे सिर्फ चाय बन रही थी घर में, अब हम दूध भी पिएंगे, अब हम चाय भी पिएंगे, अब हम कॉफी भी पिएंगे, ठीक है, इसकी मिठाई भी बना लेंगे, इसका घी भी निकाल लेंगे, इसका बटर भी निकाल लेंगे और इससे दही भी जमा लेंगे, कर्ड, ठीक है। मतलब क्या किया, जस्ट बिकॉज सस्ता हो गया तो आपने ज्यादा खरीद लिया, क्यों, क्योंकि एक ही चीज से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो अब घर में अब मिठाइयां भी बन रही हैं, अब दही भी निकल रहा है, अब जो है भाई साहब पहले सिर्फ चाय पी रहे थे, क्यों, क्योंकि भैया महंगा था, सस्ता होगा तो चाय कॉफी घी बटर सब बन रहा है, उसमें पनीर भी बन रहा है, समझ आया। तो जब किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं और उसके प्राइस कम हो जाता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, जिससे वो हर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड का कुछ ये रीजन होता है, इसलिए ये चलता है। लेकिन हमारे पास ना कुछ यहां पे एक्सेप्शन है, हर बार सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की नहीं चलती, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड कई बार फेल हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। कैसे फेल हो जाता है बेटा, ध्यान से देखना। ये हमारे सर रॉबर्ट गिफन है, इन्होंने कुछ एक बात बोली थी, इन्होंने एक बात बोली थी कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स है, ऐसे कुछ इनके ना स्पेशल इंफीरियर मतलब है ना चीप प्रोडक्ट, हाँ या ना, ऐसे कुछ इंफीरियर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है जिनकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं होती है। सर अभी तक पढ़ रहे थे कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही थी, लेकिन अब प्राइस बढ़ने पर डिमांड पर कोई असर ही नहीं है। नहीं है ना बेटा, क्यों, तभी तो एक्सेप्शन है। जैसे कि बेटा आप बेसिक चीजें थोड़ी खाना छोड़ दोगे, आप ब्रेड चीज दूध ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मीट ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आदमी कभी भी खाएगा, कितना भी महंगा होगा दाल रोटी थोड़ी छोड़ देगा, समझ आया वो बेसिक कंसेप्ट। मम्मी पापा या कोई भी बोलता रहता है भैया महंगाई कितनी हो गई ये कितनी हो गई, पर दाल रोटी खाना थोड़ी छोड़ देंगे यार, सब्जी खाना थोड़ी छोड़ देंगे यार। तो वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है, रॉबर्ट गिफिन ने कहा है प्राइस कितनी भी बढ़ जाए बेसिक चीजों पे तो इंसान खर्चा करता ही करता है। शक्कर दूध चावल ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको तो वो खाएगा ही खाएगा, भले कितने प्रोडक्ट बना लो। बिना खाए जिंदा रह सकता है क्या आदमी, नहीं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन देखो, फैशन रिलेटेड गुड्स। बेटा आप औरतों से नहीं लड़ सकते इन सब चीजों में, ये भाई साहब ये मेरा टॉपिक कल मुही कोमली का करके वो पूरा कंसेप्ट चलता है इनका। इनको कोई चीज पसंद आ गई फिर तो एक क्या 10 लाख की दे दो ये वो भी खरीद लेंगे, इनको पसंद आना चाहिए बस। वैसे ही बड़ी मुश्किल से पसंद आता है, लेकिन जैसे ही पसंद आया तो वो बस खरीद ही लेंगे, वो बाल नोच ले खींच ले तोड़ दे मरोड़ दे वो ले ही लेंगे। तो अगर उनको कुछ चाहिए, फैशन में फॉलो नहीं होता है बेटा। फैशन में जब आप देखोगे जैसे राधे भैया आपने तेरे नाम वाली स्टाइल करके आए, गजनी, लोग गजनी को फॉलो कर रहे हैं यार, मतलब क्या हेयर स्टाइल थी वो। लेकिन उसके बाद भी आप बैगी कपड़े पहनने लग जाओ, बैगी क्लोथ्स पहनने लग गए लोग, रेड जीन्स पहनते हैं, वो फटी वाली जीन्स पहनते हैं, उनकी डिमांड मतलब आपका फैशन है भाई साहब, वो अगर फटी जीन्स तुम्हें 2000 की मिलेगी तो भी खरीद लोगे। तो फैशन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता, इंसान फैशन पे बहुत खर्चा करता है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने पर इस पे डिमांड पर कोई असर नहीं होता, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ शॉर्टेज। बेटा कोविड के अंदर क्या हुआ, कोविड हो या कोई ऐसी वॉर सिचुएशन हो, हमें पता नहीं ऐसा लगता है मन में अंदर राशन खत्म हो गया तो एक काम करते हैं साल भर का आज ही खरीद लेता है। चलो हमारे पिताजी ने भी कहा था
कि भैया कोविड लगने वाला, चाइना में लग गया, एक काम करो 4-5 महीने का भर लो राशन और साल भर तक का आटा चावल गेहूं लेके आ जाओ। हम लोग गए डीमार्ट में, हम क्या सारे लोग खरीद रहे हैं, सारे लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई। क्यों? ये नहीं पता ना कितने टाइम तक लॉकडाउन चलेगा, पता नहीं, शायद खाने को ना मिले, शायद प्रोडक्ट्स ना बन रहे हो। आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो हमें मिल नहीं रहे थे, सिर्फ बेसिक चीजें मिल रही थी, दूध, पानी, रोटी वगैरह जैसी चीजें। आप चिप्स के पैकेट नहीं मिल रहे थे, नमकीन के पैकेट नहीं मिल रहे थे, कुछ ऐसी चीजें। क्यों? प्रोडक्शन बनता हर चीज का, सब बनता, हाँ या ना? तो बेसिकली समझ क्या आया, जब शॉर्टेज की कमी हो ना तो इंसान ज्यादा खरीदता है। जब बेटा खाने के बांधे पड़े होंगे तो एक रोटी अगर आपको 2000 रुपए की भी, अगर कोई 200 रुपए की भी एक रोटी पकड़ाएगा ना तो भी आप खरीद लोगे। क्यों? डर है कि भैया खत्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे नया नया पैसा होता है ना तो आदमी खूब खर्चा करता है। क्यों? क्या पता कल चला गया तो भैया इसलिए वो जो कंसेप्ट है ना, वो फियर ऑफ शॉर्टेज, कमी है तो आज ही पूरी कर लो। फिर आता है इग्नोरेंस। अब हमारे दिगराज सर क्या गए भैया, एक बड़ा बढ़िया सा जो स्टोर में गए, बढ़िया से स्टोर में गए और वहां पे आलू जो है वो कितने का मिल रहा था, 50 रुपया किलो। आलू ले लो, तो 50 रुपए किलो आलू मिल रहा था। अब बेटा बढ़िया बड़े स्टोर में जाते हैं ना तो वहां पे, सर दिस इज अ पोटैटो, very fine potato, when you will cut it, it's like it feels like very fine, your knife will have an amazing experience, the cook in your house will have an amazing experience when you will chop this potato, and it's going to give you a very starchy flavor, and it's going to be very good for your aloo ka paratha, to your this। ऐसे करके ना सर को उसने ना 50 रुपए किलो बेच दिया। ठीक है, 50 रुपए, 50 नहीं, ऐसे बोल के तो सर को इन्होंने 500 रुपए किलो बेच दिया। सर ऐसे हुए हैं, क्या शानदार है यार, ले लेता हूं करके 500 रुपए किलो आलू ले आए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बाहर गए सेम आलू बिक रहा था और वहां पे ठेले पे ले गए, आलू ले लो। कितना? सर ने पूछा कितने का दे रहे हो? 20 रुपए किलो। है 20 रुपए किलो? मैं 500 रुपए किलो लेके आया, तुम 20 रुपए किलो दे रहे हो? बोलते हैं हाँ, सेम आलू है, सेम चीजें हैं, फिर महंगा क्यों? अगर सर को पता होता कि बाहर सस्ता मिल रहा है तो अंदर से महंगा नहीं लेते, हाँ या ना? इसका मतलब है इग्नोरेंस। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि सस्ता मिल रहा है कहीं और, इसलिए हम महंगा खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं कि भैया प्राइस महंगी थी फिर भी डिमांड पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था कि कहीं सस्ता मिल रहा है। तो इसे कहते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में इंसान कई बार महंगा भी खरीद सकता है, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन हो जाता है, यहां पे नहीं फॉलो होता। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मोटी चेन मोटा पैसा। अब देखो भैया, जब दिखाने की बाजी आए, हवाबाजी की बारी आए, तो आदमी ना पैसा नहीं देखता। गाड़ी जब अब एक मर्सिडीज नाम की गाड़ी आती है, ठीक है, ये 2 करोड़ की है, आदमी लेता है दिखाने के लिए। इतनी सोने की चेने वेने जो है, अब मान लो ये सोने पहला ये मान लो 5 लाख रुपए का है गोल्ड, है ना, ये चेन 5 लाख रुपए की है, चश्मा जो है ये इनका 2.5 लाख रुपए का है। ठीक है, ये जो डायमंड ईयर रिंग्स है ये इनकी नहीं 1.5 है, सॉरी 1.5, ये 2.5 लाख रुपए का, ऊपर से लेकर नीचे 3 भाई तीनों तबाही 3 भाई तीनों तबाही, 9 लाख रुपए का पूरा ऊपर से लेकर नीचे 3 भाई तीनों तबाही ने 9 लाख रुपए का सामान पहन रखा है। ठीक है, अब हुआ क्या, 9 लाख रुपए का सामान पहन रखा है, अब इसकी प्राइस बढ़ गई, ये हो गया 9 की जगह 15 लाख का। ये खरीदना छोड़ देंगे क्या? बेटा खरीदा ही दिखाने के लिए था, और महंगा हो जाएगा तो और खरीदने लगेगा ना, और दिखाएंगे भैया और दिखाएंगे। 2 करोड़ की गाड़ी इंसान क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए देता है, दिखाने के लिए लेता है, हाँ या ना? वो 2 की जगह अगर 2.5 करोड़ की हो गई तो आदमी और खरीदता है। वैसे ही पैसा वाला आदमी खरीद रहा है तो, है ना, और खरीदता है कि और शो करूंगा और शो ऑफ करूंगा और हवाबाजी होगी। अब तो स्टेटस सिंबल गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। ये ऐसे स्टेटस सिंबल गुड्स, मतलब ऐसे एक्सपेंसिव गुड्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग और खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनको और दिखाने का मौका मिलता है। जैसे कि 80,000 के जूते हैं, इसमें तेरा घर चले जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। अब आता है बेटा नेसेसिटीज फॉर लाइफ, जैसे 3 भाई तीनों दवाई की तरह यहां पे तीनों जा रहे थे, ये अपना गुलते मिलते हुए एकदम सीधा स्कूटी पे निकले,
ऐसे टाना 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 करके ना वैसे वो एक ट्रक आया, ट्रक में भिड़ गए, ट्रक में भिड़ गए, हमारा भाई औंधा पौंधा हो गया ऐसे, है ना। अब क्या हुआ, इसको बेचारे का ना बहुत सा खून सा बह गया ऐसे, ये देखो कितना खून बह गया, है ना। ये बेचारे भाई साहब चले गए कोमा में। अब भिंडी भी महंगी मिल रही थी, पर भिंडी से महंगा तो खून है ना यार। तो यहां पे जो 1000 रुपए की एक बोतल आती थी खून की, शॉर्टेज हो गई। तो जो ब्लड बैंक वालों ने बोला कि भैया अब ये बोतल जो है 1000 की नहीं, अब हमें जो है आपको 5000 रुपए की एक बोतल मिलेगी आपको। इंसान की जान बचाने के लिए क्या इसके परिवार वाले या इसके दोस्त 1000-5000 में फर्क देखेंगे क्या? नहीं। प्राइस के बढ़ने पर भी आदमी डिमांड को बढ़ा लेता है। क्यों? जीवन मरने का सवाल है यार, आदमी कमा रहा है जीवन के लिए। जब पैसा होगा या जीवन होगा तब और कमा लेंगे ना। तो बेसिकली ये जो खून की बोतल है भले ही महंगी मिले, लेकिन इंसान जरूरत के मंद पे जरूरत के टाइम में बिल्कुल वापस दोबारा खरीदता है, भला ही महंगा खरीदे। क्यों? जरूरत है यार, जीवन जीने के लिए चाहिए। तो नेसेसिटीज फॉर लाइफ, ऐसी वस्तुएं जो कि आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, आप उसके लिए कितना भी पे करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन वेदर। बेटा अगर समर्स आ गया तो लोग स्वेटर नहीं खरीदेंगे, लोग क्या खरीदेंगे? लोग लुंगी खरीदेंगे। क्या? लुंगी। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, लुंगी जो है, स्वेटर जो है सस्ता हो जाएगा समर्स में, लुंगी तो महंगी होगी ना भैया। इनफ्लो आउटफ्लो एयर कितना बढ़िया है, समझ आया? तो बेसिकली आप एक चीज देखते हो, ये पूरा एयर वेंटिलेशन है, इसकी प्राइस महंगी हो गई, लेकिन इस स्वेटर की इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती हो गई। लेकिन फिर भी आदमी क्या सोचेगा, यार यही खरीदो, समर में तो यही काम आने वाला है, हाँ या ना। तो इसकी डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड यहां पर भी फेल हो जाता है। क्लियर है? ये कुछ हमारे बेटा एक्सेप्शंस थे। अब आता है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ध्यान से देखना। चेंज इन प्राइस, बेटा यहां पे बाकी सारे फैक्टर्स अपन कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, सिर्फ प्राइस में चेंज है, बाकी सारी चीजें अपनी क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या होता है बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब ये जो ग्राफ है ना, इसमें या तो ऊपर से नीचे जाओगे या नीचे से ऊपर जाओगे। ठीक है, इसको भी समझते हैं। जब बेटा आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो उसमें एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, समझना। अब देखो एक एक को समझते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड क्या बोलता है, इसे हम बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू fall in the price of a commodity, other factors remaining कांस्टेंट। बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखोगे। जैसे कि प्राइस थी 20 रुपए, हो गई 15, तो पहले खरीदते थे 100, अब खरीदेंगे 150। समझ आया? क्योंकि प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। अब यहां पे देखो, जब ये 20 थी तो 100 खरीद रहे थे, हाँ या ना। पहले 20 थी तो 100 खरीद रहे थे, ए हो गया। जब 15 हुई तो 150 खरीदने लग गए, बी हो गया। देखो नीचे आ गया, हाँ या ना। इसे क्या हुआ, डाउनवर्ड हो गया। तो देखो इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। देखो ना कैसा डाउन जा रहा है हमारा ग्राफ, इसलिए इसको दूसरे नाम से डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन की जगह एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड भी। उसके साथ साथ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई भी नाम से पूछा जाए, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये सब एक ही चीज है, एक्सपेंशन इन डिमांड की बात कर रहा है। क्लियर है? समझ आया? मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट जाता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। क्लियर? इसका ऑपोजिट, इसका कॉन्ट्रैक्शन है। बेटा सेम चीज, फॉल इन क्वांटिटी, यहां क्या था, राइज इन क्वांटिटी। ये देखो फॉल हो रहा है क्वांटिटी ड्यू टू, वहां पे क्या था, वहां पे अपना फॉल इन प्राइस था, यहां पे राइज इन प्राइस है। और अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट है।
अब उसको डाउनवर्ड बोलते तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड बोलते हैं। उसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते थे तो यहां पे इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे। उल्टा चलता है पूरा उसका। प्राइस पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, प्राइस कम बढ़ गई तो डिमांड नेचुरल सी बात है कम होगी। पहले 100 लेते थे, अब 70 लेते थे। आ जाओ ग्राफ पे। जब पहले आप 20 पे 100 ले रहे थे तो आप इतना बना रहे थे, अब 25 पे 70 ले रहे हो तो देखो ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, हाँ या ना। तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझे, क्लियर है। यहां पे प्राइस चेंज हो रही है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो रही, याद रखना इसको, क्लियर। यही हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। अब इसका दूसरा पार्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इसमें दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। पहले आपने बोला प्राइस तुम ऊपर नीचे हो जाओ, अदर फैक्टर्स कुछ भी मूव नहीं होंगे। अब आप बोल रहे प्राइस तुम रुक जाओ, अब अदर फैक्टर्स मूव हो रहे हैं, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है। पहले वाले में प्राइस में चेंज था, बाकी सारे फैक्टर्स को अज्यूम कर रहे थे कि वो फिक्स्ड है। अब बोल रहे प्राइस तुम फिक्स्ड रहो, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज करेंगे। कैसे, समझ आता है अभी देखना। अपन इंक्रीज इन डिमांड भी समझेंगे, डिक्रीज इन डिमांड भी समझेंगे। देखना बेटा, इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा आप जो है राइज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, क्यों, कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, दूसरे फैक्टर में चेंज है। कैसे, ये देखो 20 रुपए की 20 रुपए है प्राइस, लेकिन पहले 100 खरीद रहे थे, अब 150 खरीदने लगे, क्यों, इनकम सर पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई। ओके, तो प्राइस फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स। समझ आया। इसलिए क्यों हम एक साथ इनको चेंज नहीं करते, क्योंकि बेटा अगर प्राइस भी अगर मान लो कम हो जाती तो ये 150 खरीद रहे होते, हमें ये नहीं पता चलता ना कि प्राइस की वजह से सस्ता हो गया इसलिए खरीद रहा है कि इनकम बढ़ गई इसलिए खरीद रहा है। समझ आया। अब यहां पे देखो, ये पहला मूवमेंट था, ये दूसरा मूवमेंट है। कैसे, बेटा प्राइस तो फिक्स्ड है, तो ये देखो 20 पे चल रहा है, लेकिन पहले खरीद रहे थे 100, अब खरीद रहे हैं 150, तो क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, राइट शिफ्ट कर्व भी कहते हैं। क्लियर है। इसको दूसरे नाम से राइट शिफ्ट कर्व भी माना जाता है। जब आप कोई भी क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो तो आप राइट की तरफ शिफ्ट होते हो। कब, जब प्राइस चेंज ना हो, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में देखो, इसका जस्ट ऑपोजिट है कि आप डिमांड कम कर रहे हो क्योंकि दूसरे फैक्टर्स बदल रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है। जैसे कि देखो प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड पहले 100 थी, अब 70 हो गई। क्यों, पहले 10,000 कमा रहे थे, अब 5,000 कमा रहे हैं। जब इनकम कम हो गई तो कम खर्चा करोगे। तो देखो 20 तो रुपए फिक्स्ड है, पहले कमा रहे थे 100, अब पहले ले रहे थे 100, अब ले रहे हैं 70, तो भैया लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ गया ना, हाँ या ना। तो इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर्व भी कहा जाता है। क्लियर है सब लोगों को, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो हुआ है, देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो ही तो है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। या तो राइट होगा जब इंक्रीज इन डिमांड होता है, इंक्रीज इन डिमांड होता है, या डिक्रीज होता है। डिक्रीज में लेफ्ट होता है, इंक्रीज में राइट होता है। ठीक है। अब जरा देखना ये किन चीजों की वजह से होता है। जब चेंज इन सब्स्टिट्यूट प्राइस हो, जब किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो रहा हो, जैसे कि चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफी की डिमांड को बढ़ाते हैं, तो आपका चेंज आता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड को कम करना पड़ेगा, हाँ या ना। चेंज इन इनकम, अभी मैंने जैसे इनकम के हिसाब से एग्जांपल बताया था, ये देखो इनकम के बढ़ने घटने पे, तो हमने सिर्फ एक ही फैक्टर लिया था, बाकी सारे फैक्टर नहीं लिए थे, तो अभी एक ही फैक्टर लिया था। ऐसे सारे फैक्टर्स को लेके हम कर सकते हैं। टेस्ट इन प्रेफरेंस में चेंज हो जाना, फ्यूचर प्राइस में चेंज हो जाना, पॉपुलेशन चेंज हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम चेंज हो गया, सीजन एंड वेदर चेंज हो गया, तो ऐसे कुछ सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, इनसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व आता है। क्लियर है सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बेटा चार्ट आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है।
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपको आना चाहिए, ये डिफरेंस आपको बनाना आना चाहिए। देखो सिंपल कंसेप्ट है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज और फॉल, ये कैसे होता है बेटा? देखो चेंज इन डिमांड में सारे अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से होता है, प्राइस तो फिक्स्ड होती है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस ऑफ दी, के प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, बाकी सारे अदर फैक्टर्स तो क्या है? कांस्टेंट है। यहां पे अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, तो इसमें प्राइस के वजह से चेंज होता है, यहां पे अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। क्लियर है? प्राइस इफेक्ट, इस पे प्राइस का कोई असर नहीं है क्योंकि प्राइस यहां पे सेम होती है, इस पे प्राइस का बहुत असर है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है? शिफ्ट इन डिमांड कर, यहां पे कोई शिफ्ट नहीं होता, यहां पे नो प्राइस इफेक्ट, तो इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज यहां पे शिफ्ट होता है, हाँ या ना? डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट नहीं होता क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व है, एक ही कर्व है, एक ही कर्व में या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, यहां पे तो शिफ्ट होता है। क्लियर? देखो जैसे यहां पे शिफ्ट दिख रहा है आपको, हाँ या ना? ये देखो यहां पे सिर्फ ये एक ही कर्व पे ऊपर नीचे जा रहा है, क्यों? ये देखो शेड्यूल भी अपने पास बना है और डायग्राम भी अपने पास है, तो इसको आप पढ़ के जाना और मैं आपके लिए मिटा देता हूं तो जिससे आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? समझ आया सब लोगों को, हाँ या ना? कि प्राइस के चेंज होने पर हम मूवमेंट एक ही कर्व में ऊपर या नीचे जाते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से या तो राइट में शिफ्ट होते हैं या लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं। ठीक है? चलो अब आता है हमारा आज का लास्ट पार्ट, काइंड्स ऑफ डिमांड, कितने तरह की डिमांड होती है उसको समझते हैं। प्राइस डिमांड सिंपल सा है भैया, किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम या प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा, जो हम कंसेप्ट पढ़ ही रहे हैं। इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। समझ आया? क्रॉस डिमांड, अब क्रॉस डिमांड एक ऐसा कंसेप्ट है बेटा कि आप जो है ना एक साथ इसके अलग अलग, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी क्रॉस डिमांड कहते हैं, एक की जगह पे दूसरे, हाँ या ना? इन्हें क्रॉस डिमांड मतलब एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हो। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कमोडिटीज, जैसे कि स्केटबोर्ड और स्केटबोर्ड। ठीक है? हाँ या ना? स्केटबोर्ड और रोलर स्केट्स, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिंपल कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं। जॉइंट डिमांड क्या होता है बेटा? जॉइंट डिमांड दो तरह की डिमांड होती है, शक्कर और दूध, जब दोनों होगा और इसके साथ अगर चाय पत्ती होगी तो ही हम चाय बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे, हाँ या ना? तो इसे जॉइंट डिमांड कहते हैं। एक चीज को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, इसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब है एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि दूध से स्वीट भी बनता है, पनीर भी बनता है, चीज भी बनता है, बटर भी बनता है। तो प्राइस जब कम होगी ना तो आदमी ये सारी चीजें बनाएगा, प्राइस जब बढ़ जाएगी ना तो आदमी शायद एक ही चीज बनाए, है ना? क्योंकि कम लेके आता है प्रोडक्ट। डेराइव्ड डिमांड क्या है? डेराइव्ड डिमांड है बेटा कपड़ों की डिमांड, टेलर की डिमांड बढ़ गई है, टेलर की डिमांड बढ़ गई है, टेलर की डिमांड बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है टेलर की डिमांड? क्योंकि लोग कपड़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, लोगों को कपड़ों की डिमांड ज्यादा लग रही है, इसलिए हमें टेलर की डिमांड बढ़ गई है। समझ आया? तो डायरेक्ट डिमांड मतलब बेसिकली अगर लोग घर ज्यादा बनाएंगे तो सीमेंट की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, सीमेंट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो इसे हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। क्लियर? फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट डिमांड। बेटा कोई भी चीज की डायरेक्टली आप जाके डिमांड कर दो उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। जैसे किताबों की रेट बढ़ गए, दूध के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तो ये डायरेक्ट डिमांड है, कोई भी चीज जाके डिमांड कर दो। ठीक है? ऑल्टरनेटिव डिमांड मतलब क्या? या तो रोटी दे दो या तो चावल दे दो। अब होटल में गए, रोटी महंगी मिलेगी तो क्या बोलोगे? भैया चावल दे दो। चावल महंगे मिल रहे हैं तो रोटी मंगा दो, हाँ या ना? इसे हम ऑल्टरनेटिव डिमांड कहते हैं। और लास्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब एक तरह का क्लोज सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे कि चाय और कॉफी, ये कॉम्पिटिटिव है। चाय की प्राइस बढ़ेगी तो आप कॉफी पियोगी, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो आप चाय पियोगी, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो कि प्रिपेयर कर रहा है अपने इकोनॉमिक्स पेपर के लिए। ऑल्सो
मेक श्योर कि आप हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएं जो कि सही में नीड है ये फ्री रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए, और प्लीज उनको ये बताइए कि ये वीडियो को इस्तेमाल करके पढ़कर वो पूरे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकता है और फुल में से फुल मार्क ला सकता है। आई होप यू लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच।